अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। भारत सरकार ने संसद में यह कहा है कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। क्या वाकई में ऐसा है? आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कोरोना के दौरान और इस दौरान हुई त्रासदी, जिस प्रकार की पीड़ा हमारे देश के लोगों ने भोगी है, जिस प्रकार की इस विपत्ति का सामना किया है, सरकार का यह बयान कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, यह असंख्य लोगों की मौत का मजाक उड़ाना हो गया। विशेष तौर पर हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में, जहां आपकी और हमारी आंख के सामने 2 महीने पहले हमारे ही आपके अपने अजीज लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर इसी प्रदेश में दम तोड़ा, और आज सरकार कह रही है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हम और आप इस बात के गवाह हैं कि हमने और आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते गंवाया है। कौन सा ऐसा अस्पताल है उत्तर प्रदेश के भीतर जहां ऑक्सीजन की किल्लत ना हुई हो? कौन सा ऐसा अस्पताल है उत्तर प्रदेश के भीतर, सरकारी या प्राइवेट, जहां ये नोटिसें न चस्पा हुई हो कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपने मरीज यहां से ले जाइए? हम उन हजारों लोगों को बचा सकते थे, उन लाखों जानों को बचा सकते थे जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए घुट घुट कर, तड़प तड़प कर घरों पे या अस्पतालों में दम तोड़ा। अब सरकार यह क्रूर मजाक कर रही है कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी ही नहीं थी। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर जहाज, ट्रेन या सड़क मार्ग से यह ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन कहां से खुली थी? जिस वक्त उत्तर प्रदेश को 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश के पास 700 मीट्रिक टन भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। बामुश्किल उत्तर प्रदेश 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच पाया था, वो भी तमाम दिनों के बाद। जिन हजारों लोगों को हम बचा सकते थे, जिन ऑक्सीजन बेड्स को हम तैयार कर सकते थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देश की अन्य सरकारें हों, और या फिर केंद्र सरकार जब यह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, तो दरअसल आप किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं हरिओम यादव के परिवार को, जिनके घर के 7 लोग बिना ऑक्सीजन के मारे गए? हम कैसे भूल सकते हैं लखनऊ के उस बुजुर्ग पत्रकार विनय श्रीवास्तव को, जो ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने घर पर तड़प तड़प कर मर गए? हम कैसे भूल सकते हैं इस महिला रेणु सिंघल को, जो ऑक्सीजन की कमी की प्रतीक तस्वीर निकली है आगरा से, उत्तर प्रदेश से? यह महिला ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने पति को मुंह में सांस भरने की कोशिश कर रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं। अफसोस की बात कि रेणु अपने पति को बचा नहीं पाई। रेणु सिंघल को क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार जवाब देगी? कौन सा मुंह लेकर आप इनके पास जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा थी? अगर थी तो ये कौन लोग थे जो कीड़े मकोड़ों की तरह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मारे गए? वो कौन लोग थे जिन्होंने अस्पतालों में जिनकी लाशें निकली, और वो कौन लोग थे जिनकी लाशों को कुत्तों ने नोच कर खाया? कोरोना के दौरान हुई मौतों को बहनों भाइयों, मैं आपको 2 महीने तक बताता रहा, कोई ऑडिट तक नहीं हुआ आज तक उत्तर प्रदेश के भीतर कि कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं। इस बात का भी कोई जांच नहीं हुई कि इस दौरान होने वाली मौतों के कारण क्या हैं। मैं आपको बताता रहा कि गांव में लोग रात में शिकायत करते हुए सोते थे कि उनकी सांस फूल रही है, उन्हें बुखार है, और सुबह वो मरे हुए मिलते थे। ऐसी ऐसी कारुणिक कहानियां हैं कि लोगों ने अपने मां बाप गंवा दिए, घर के कमाऊ सदस्यों को गंवा दिया, बहनें विधवा हो गई, माएं अनाथ हो गईं, और अब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो ये कौन लोग थे जो मारे गए? क्या हम अपने प्यारे नागरिकों को इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं दे सकते? इलाज तो हमने किया नहीं, क्या हम उन्हें सम्मान से विदाई भी नहीं दे सकते? उनकी मौत का यूं मजाक उड़ाया जाना, वो भी संसद भवन के भीतर, ये कलेजा किलसता है, मन द्रवित होता है। अफसोस के लिए शब्दों का चयन कम पड़ जाता है जब मैं ये सोचता हूं कि हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त और रिश्तेदार किस तरह से घुट घुट कर इसी उत्तर प्रदेश के भीतर मरे और हम कुछ नहीं कर पाए। कौन जवाब देगा बहराइच की उन 2 बेटियों को जो अपनी मां को जिला अस्पताल के भीतर सांस भरने के लिए अपने मुंह से कोशिश कर रही थी?
नहीं बचा पाई। बेमौत मारे गए लोग। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या नेता, क्या जनता, बचा कौन? कैसे भूला जा सकता है कि राजकुमार अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका बेटा बिना ऑक्सीजन, बिना इलाज के लखनऊ में तड़प तड़प कर मरा। हम कैसे भुला सकते हैं उन मौतों को जो पारस अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन बंद करके 22 लोगों की हत्या कर दी गई और उस डॉक्टर को क्लीन चिट, उस अस्पताल को क्लीन चिट। और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह जवाब देगी? यह मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट है। तारीख बताता हूं, 21 अप्रैल। इसमें कहा गया है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। यह ड्रैकोनियन ऑर्डर आपको 21 अप्रैल का याद होगा, जब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पर पहरा लगा दिया गया था। ऑक्सीजन पाने के लिए आपको कोविड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता क्या भूल गई? क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये बात भूल गई? क्या उत्तर प्रदेश का सोरा विपक्ष ये बात भूल गया? क्या हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार इस बात को भुला देंगे? ये ड्रैकोनियन ऑर्डर 21 अप्रैल का, जिसमें खुद इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन अब तब मिलेगी जब आपके पास इंडिविजुअल को आपूर्ति नहीं होगी। तो अगर आपके पास आपूर्ति थी ऑक्सीजन, तो आपने फिर ये रोका क्यों? ये पहरा क्यों लगाया गया? इस पर जवाब देना चाहिए सरकारों को। मैं ऐसे तमाम मामले गिना सकता हूं, ऐसे तमाम असंख्य उदाहरण हैं। हमारी 55 टीमों ने 2500 गांवों का दौरा किया है। उसके बाद हमने दौरा बंद कर दिया बहनों भाइयों, क्योंकि हम एक सीमित रिसोर्स में काम करने वाले मीडिया हाउस हैं। 2500 गांवों का डेटा हमारे पास है, 2500 गांवों के वीडियोज हैं, 2500 गांवों के लोगों के हमारे पास बयान दर्ज हैं। हर गांव में 50, 60, 40, 30, 35 लोगों की मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं। असंख्य मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, और उस पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कैसे भूल गए इस बात को? भूलते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे। ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा संसद भवन के भीतर, और ऐसे ही तुम्हारे साथ क्रूर मजाक होगा उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर, जब कहा जाएगा कि न ऑक्सीजन की कमी, न रेमडेसिविर की कमी, न दवाओं की कमी, न अस्पताल की कमी। तो क्या ये शौकिया लोगों ने आत्महत्या कर ली? क्या लोगों ने खुद अपना गला घोट लिया कि सरकार बदनाम हो जाए? यह क्रूरता की पराकाष्ठा है कि हम अपने राज्य के नागरिकों का न टेस्ट किए, न उनका हमने इलाज किया, न हमने उनको अस्पताल में जगह दी, और मर गए तो सम्मान से अंतिम संस्कार तक नहीं दिया। कफन की लाश के कफन तक नोचा गया है उत्तर प्रदेश के भीतर। आप कैसे ये बात भूल सकते हैं? ये तस्वीर जीवंत प्रमाण है। ये तस्वीर भुलाई नहीं जा सकती। सदियों तक इसे याद रखा जाएगा कि इस त्रासदी में जब लोग हमारे मर रहे थे, सरकारें क्या कर रही थीं। हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। उन अनाथ बच्चों को जवाब कौन देगा जिनके मां बाप मर गए बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के? हमारे पास ऐसे करीब 1,500 बच्चों की सूची है। आय सरकार में देना चाहता हूं सूची, लीजिए आप सूची। हम तो सिर्फ इतना ही तैयार कर पाए 55 टीमों के जरिए, 2,500 गांवों के जरिए। सिर्फ आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुआवजा तक नहीं बांटा है किसी को। ऑक्सीजन मांगने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल में डाला गया। इसी लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर लौट रहे एक व्यक्ति को पुराने लखनऊ में पीट पीट कर हवालात के भीतर रखा गया था। मुकदमे लोगों पर दर्ज किए गए थे। ऑक्सीजन यूनिट्स के बाहर, फैक्ट्रियों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थीं। होम आइसोलेशन में तमाम लोग मारे गए। कैसे भूल गए कि लखनऊ में कृष्णा नगर इलाके में, सरोजनी नगर इलाके में लाशें निकली थी घरों से, दुर्गंध भरी हुई, क्योंकि घर के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई आज तक पहुंची नहीं। लोग घर के भीतर घुट घुट कर बुजुर्ग मर गए, उनके घर पे देखभाल वाले भी नहीं थे। जब लाशें सड़ने लगी, पड़ोसियों को पता चला। क्या हम ये बात भूल गए? क्या इसके बाद भी कहा जाएगा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं? सरकारों में कोई कमी नहीं बहनों भाइयों, कमी आप में है। अगर जागरूकता आप में होती, अपने हक की मांग आप में होती, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती और अपने हक और हुकूक के लिए आप लड़ते, तो आज यूं आपका क्रूर मजाक नहीं उड़ाया जाता कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा।
दिल पर हाथ रखो और पूछो कि उस उत्तर प्रदेश के भीतर कौन है जिसने अपनों को नहीं खोया, कौन है जिसने अपने रिश्तेदारों को नहीं गंवाया, कौन है जिसने अपने दोस्तों को नहीं खोया, कौन है जिसने अपने सहकर्मियों को नहीं खोया। इतनी बड़ी विपत्ति भारत के इतिहास में कभी नहीं आई और इतनी ज्यादा कुप्रबंधन भारत के इतिहास में कभी नहीं था। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम कोरोना की विक्ट्री, अगर ये विक्ट्री है तो मौत का तांडव आपके लिए क्या होगा आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप। कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, न जनता को बिस्तर मिला, न बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन दे पाए और सांसें छीन ली ऑक्सीजन न दे करके। तो आज सरकार की नाकामी जनता के बीच में है और कोविड में पूरी तरीके से असफल हुए हैं। वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पहुंचा देगा। हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। तो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है वो कर रही है। एक 10 भी अगर अब एवरेज ले लिए तो 7,93,500। वो जो कानपुर से लेके और प्रयागराज से लेके गाजीपुर बलिया तक नदी के घाटों पे जो लाशें बिछी थी वो क्या थी? क्या थी उन लाशों को जो कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे नोच रहे थे? इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा देश ने बर्दाश्त की और वो दिखती नहीं सरकार को। मैं चाहता हूं कि इस बेहद संवेदनशील डिबेट का आप हिस्सा बने और उस पीड़ा को महसूस करिए बहनों भाइयों, जो लोगों ने झेली हैं, आपने झेली हैं, हमने झेली हैं, हमारे समाज ने झेली है, हमारे प्रदेश और देश ने झेली है। उस पीड़ा का एहसास करने का ये वक्त है, तभी हम इस एकता को दिखा पाएंगे, तभी हम उन मृतात्माओं के प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे जो बिना ऑक्सीजन के हमारे सामने तड़प तड़प कर मर गए। आज मेरे साथ डिबेट में संजीव मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, उदयवीर सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और एमएलसी मेरे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और आज मैंने विशेष तौर पर अपनी एक टीम को भेज रखा है लखनऊ के रिमोट एरिया में एक गाँव में, ओंकार सिंह यादव के परिवार में। आपको जानकर अफसोस होगा कि ये वही परिवार है जिनके घर में 1, 2, 3 नहीं 10 दिन के भीतर 7 मौतें हुई। पूरा परिवार तबाह हो गया। ओंकार यादव सिर्फ अपने घर में इकलौते पुरुष सदस्य बचे हैं, बाकी सब मारे गए हैं। इनके घर में बेवाओं की तादाद है। ये परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है, तबाह हो चुके हैं। ये इन्होंने 1, 2 नहीं, अपने परिवार के 7 सदस्यों को गंवाया है। इनकी तकलीफ सुनिए और महसूस कीजिए उस पीड़ा को कि अगर आपके परिवार के साथ यह हुआ होता तो आज आप कहां खड़े होते। संजीव मिश्रा जी, यह कोई सामान्य मामला नहीं है। आज दिल रो रहा है इस बात के लिए नहीं कि हमने अपने लोगों को गंवाया, ये गए, इस बात के लिए कि बल्कि आप उनकी मौत का सम्मान नहीं करते हैं और आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। तो क्या इन्होंने खुद अपनी गला दबा लिया? नहीं, देखिए, बात को रखने का अपना अपना तरीका है। जब केंद्र सरकार के मंत्री संसद में इस बात को रख रहे थे तो वो प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के दिए हुए आंकड़ों के हवाले से इस बात को रख रहे थे। अब जब राज्य की सरकारें इस तरीके का आंकड़े दे रही, दिल्ली की सरकार ने इस तरीके का आंकड़ा दिया, महाराष्ट्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, यही हालत राजस्थान की थी, यही मुझे हालत आप उत्तर प्रदेश का जवाब दीजिए कि क्या यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? आप ये बात कहना चाहते हैं? देखिए, जो आज विषय है उस विषय पर जब केंद्र सरकार ने ये बात रखी संसद में तो उस बात को लाना तो ज़रूरी होगा। और इसी तरीके से प्रदेशों की जो रिपोर्टें आई उसमें जब ऑक्सीजन से मौतों का जिक्र नहीं किया गया
तो कैसे केंद्र तो सरकार ये मुख्यमंत्री का कार्यालय का अधिकृत बयान ये क्या है जो कहता है किसी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी? ये मेरा तो ट्वीट है नहीं, 21 अप्रैल का ट्वीट है, मुख्यमंत्री के आधिकारिक हैंडल से हुआ है। नहीं, देखिए उस समय चूंकि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आप कहते हैं हुई भी नहीं और आप कहते हैं कि हाँ है भी। ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी को किस तरीके से पूरी तरीके ताकत लगा कर अरे सब लेकर बैठा हूं, देखो मेरठ में ऑक्सीजन की कमी, बरेली में ऑक्सीजन की कमी, सब लेके बैठा हूं। देखो गोरखपुर में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कमी हुई थी, आइए मेरठ को पूरा किया गया। मेरठ आज दिल्ली, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आ जाओ कितना दूं आपको, ये देखिए, ये चलिए आगरा पूरी बात रख लीजिए, 22 लोगों की मौत, सब पेपर कटिंग लेके बैठा हूं। बताओ, या तो ये अखबार झूठे, मरने वाले लोग मंगल ग्रह के और आप सिर्फ सच्चे। बोलिए संजीव जी। नहीं देखिए, दिल्ली में किस तरीके का हाहाकार था, दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल खुद उनके लोग, प्रबंध तंत्र उनका खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ इतने घंटे की हमें उत्तर प्रदेश में मरने वाले लोगों के बारे में आपसे जवाब चाहिए। वी डोंट केयर अबाउट दिल्ली। स्थिति रही। अब या तो मेरी बात आ जाने दीजिए ब्रजेश जी। आप दिल्ली महाराष्ट्र की नहीं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे बताओ। मैं दिल्ली पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी क्राइसिस थी, लोग लाइन में खड़े थे, ये सबने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कतई नहीं झुटलाया जा सकता। लेकिन उसकी व्यवस्था की किस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लग करके किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की और उसके बाद सब कुछ दुरुस्त करने का काम किया। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में ज्यादा हाहाकार था, उत्तर प्रदेश में तो फिर भी अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हो, दिल्ली पर अटैक कर रहे हो। अपने लोगों को जवाब दो, उन 24 करोड़ लोगों की जिन्होंने आपको चुना है, जिसमें उन्होंने इसलिए नहीं चुना कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। यहाँ तो ये सवाल, ये चूंकि संसद में ये बात मुंह छुपाकर बैठी रही है आपकी सरकार। हर प्रदेश का जिक्र किया जाएगा, उसमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र होगा और दिल्ली का भी जिक्र होगा। आपके कुप्रबंधन का इतिहास भारत ही नहीं दुनिया ने देखा है। नहीं, दुनिया ने देखा है, तारीफ की है कि और ये क्या है, उन्होंने प्रबंधन किया। ये तो आप अगर कह रहे हैं तो ये अखबारों की कटिंग, या तो सब अखबार झूठे हैं, जो मरने वाले लोग मंगल ग्रह के हैं। अखबार को मैं किसी अखबार को झूठा क्यों कहूंगा? मैं सबको झूठा कैसे कह दूंगा? लेकिन उदयवीर सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाई उदयवीर जी, सरकार तो कहती है ऑक्सीजन से की कमी से कोई मरा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्या मानूं फिर इसको? देखिए, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा मजाक, आंकड़ों की बाजीगरी, 420 ही अगर कहेंगे तो मैं इस बात को कहूंगा। पारस हॉस्पिटल ने तो आधिकारिक रूप से वहां के डॉक्टर मालिक ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन कम थी, डीएम ने कहा जिनको बचा सकते हो बचाओ, तो हमने ऑक्सीजन बंद कर दी, इतने लोग मर गए। सोशल मीडिया पे लाखों ट्वीट कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो लखनऊ के पत्रकार 15-15, 20-20 मिनट में ट्वीट कर रहे थे कि मेरा इतना ऑक्सीजन लेवल हो गया, मेरा इतना ऑक्सीजन लेवल हो गया, उनकी मौत हो गई जी। आप सोचिए, इसके अलावा जितने लोगों ने ऑक्सीजन पे पहरा लगाया, क्यों लगाया? लोग मरते रहे तड़प तड़प के, और अहंकार में मुख्यमंत्री बैठे बैठे अपने 9 जोकरों के साथ, इस सरकार के सलाहकार के नाम पर जो 9 जोकर थे, वो ये कहते रहे कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, मजाक करते रहे पीड़ित शोषित तड़पने वाले लोगों का। और आज भारत सरकार ने भी वही रिपीट कर दिया। संजीव मिश्रा जी सफाई दे रहे थे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो अगर ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उन्हें ये मान कर देनी चाहिए इसी चैनल पे कि ये रिपोर्ट पूरे देश के लिए, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश झूठी है, इसको खारिज किया जाए। संसद में झूठ बोलने का कि जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री ले, प्रदेश अपनी जिम्मेदारी गलत रिपोर्ट भेजने की दे और दोबारा से डेथ ऑडिट कराएं कोरोना काल का डेथ ऑडिट, कैसे कैसे मृत्यु हुई, कितनी मृत्यु हुई। लोग कह रहे हैं कोरोना से मृत्यु हुई। अरे कोरोना किसी का गला थोड़े काटता है, किसी का लंग फेलियर होता है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो नहीं मरती। तो कोरोना की मृत्यु जो हुई है वो किसी की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मृत्यु हुई, किसी की इंजेक्शन नहीं मिलने से मृत्यु हुई। कोरोना क्या किसी का गला काटने आता है सीधा? तो ये झूठ बाजीगरी
लोगों से मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू उदयवीर जी, शुक्रिया आपका। तो कम से कम सहानुभूति तो रखते हैं। सुरेंद्र आप तो राजपूत मजाक उड़ा रहे हैं उनकी जी, मृत्यु आपने का। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मेरी आत्मा तड़प रही है इस बात के लिए कि मैं उन मृतात्माओं को क्या जवाब दूं जो हमारी और आपकी आंख के सामने तड़प तड़प कर इसी लखनऊ, इसी उत्तर प्रदेश में मर गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। हम और किसी को क्या कहें, अभी संजीव जी भी हैं, आप सब लोग हैं। मैं स्वयं उस ड्यूरेशन में 1 महीने बीमार रहा, मुझे भी लंग इन्फेक्शन हो गया था। और ऑक्सीजन किस तरीके से इंतजाम करने की कोशिश हो रही थी मेरे भाइयों के द्वारा, वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके का इन लोगों ने ना, एक जिसको कहते हैं हर चीज में राजनीति, मैं तो कहता हूं पूरे देश के जितने राज्य हैं सब जगह ऑक्सीजन की कमी थी, चाहे कांग्रेस शासित हो चाहे और किसी शासित हो, सबको क्षमा मांगनी चाहिए, सबको माफी मांगनी चाहिए। वो राजस्थान, महाराष्ट्र, ये लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, करो भाई दिल्ली की बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे हो, उत्तर प्रदेश की भी बात करो, राजस्थान को भी माफी मांगनी चाहिए, वहां भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हद हो गई ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु की जी। किसी और की बात छोड़ दो, मेरे अपने एक नहीं 7-7 आज, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे याद आ रही है उन सारे लोगों की जो मेरे को 60-60 और 65-65 डिस्ट्रेस कॉल करते थे और मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जो काम करने की कोशिश करता था। ब्रजेश भाई, आपको भी, वीरेन को भी, किस किस को मैंने मैसेज नहीं किया हुआ ऑक्सीजन की कमी के लिए। आपके चैनल के एक और वो मुकेश बहादुर है, उसको उनसे पूछिए जाकर के कि कितने लोगों के लिए बात करी। तो मैं आपको एक बात खाली कह रहा हूं, मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग असंवेदनशील हैं, झूठे हैं, क्रूर हैं, और ये सरकार का काम नहीं है ये क्रूरता करना। अगर आपकी कमी कोई हुई है तो आप क्षमा मांगिए, आप उन लोगों से माफी मांगिए, और उन लोगों से माफी मांगने के बाद आगे ऑक्सीजन की कमी ना हो इसका प्रबंध कीजिए। ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई तो आपने ये 150-200 ऑक्सीजन के प्लांट क्यों लगाए भाई, जरा हमको बताइए। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री कार्यालय मैंने बीमार रहते हुए फोन किया था इस मेयो हॉस्पिटल के लिए और एक दूसरे हॉस्पिटल के लिए, जब वहां मेरे मरीजों को कह दिया गया था, 47 मरीजों में 4 मरीज मेरे थे और उन चारों के 4 मर गए हैं। वो नाम ले सकता हूं, नाम लेना उचित नहीं, 2 अधिकारी, 2 उनकी पत्नी। आप जब उन्होंने ये लगा दिया कि साहब अपने पेशेंट्स को ले जाइए, यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, तब मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय फोन किया था। मुख्यमंत्री जी भी कोरोना ग्रस्त थे उस वक्त। आप यकीन करेंगे, फतेहपुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा करके दिया था, आधिकारिक रूप से कह रहा हूं सर, फतेहपुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा के दिया। पर सरकार तो कहती है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है साहब। मैं तो आपसे कहता हूं संजीव आप ही भाई, नहीं सांस ले पा रहे होंगे तो सरकार की क्या गलती? मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। संजीव भाई बताइए योगी जी से, ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से आपने ऑक्सीजन ज्यादा दी थी, इसलिए लोगों के फेफड़े फट गए। ब्रजेश भाई, ऑक्सीजन की अधिकता से लोगों के फेफड़े फट गए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। इन्होंने बहुत ऑक्सीजन दी है, भगवान इनका भला करेगा। ये बहुत अच्छा पुण्य पाएंगे। आखिर ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोग काल्पनिक कैसे घोषित कर दिए गए? क्या ये क्रूरता नहीं है? क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? क्या नागरिकों के अधिकारों का ये दमन नहीं है? ब्रजेश भाई, आज का जो बयान था उसको सुन के पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई कह भी सकता है, तो मैंने उसको पहले जाके देखा, 2 बार 3 बार रिप्ले करा, मतलब समझने की कोशिश करी, उसके बाद यही निष्कर्ष पे पहुंचे कि अब इस पर रिएक्शन भी कोई करे तो क्या करे। लोगों के आंसू सूख गए, रो रो के, अपने वालों के लोगों के लिए रोए कि पड़ोसी के लिए रोए कि दोस्तों के लिए रोए, मतलब कोई दुख की इंतहा हमने देखी नहीं कि इतनी भी कोई हो सकती है। और उसके बाद, और हर आदमी की प्रॉब्लम क्या थी, हमारा डेली का काम हो गया था कि मुंह पर कपड़ा ढके और हम लोग वहां शमशान घाट पे जाते थे, लाशों का अंबार लगा हुआ था और लाशों के अंबार के बीच में हर आदमी का तकलीफ ये था, ऑक्सीजन मिल जाती तो बच जाते। ऑक्सीजन, ये सही कह रहे हैं उदयवीर जी कि कोरोना ऐसी डेडली बीमारी नहीं थी, अगर लोगों के पास प्रबंध होते, ऑक्सीजन टाइम से मिल जाता तो जिन लोगों को मिला वो बचे। लेकिन आज की जो बयान था, ये बयान नहीं था, ये तो अपराधियों का बयान है। गुंडे हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं। किस तरह के लोग हैं ये जो इस तरह से अपने नागरिकों के अस्तित्व को झुठला दे रहे हैं? बिल्कुल, वो शायद वहां थे ही नहीं। अभी आप उनसे ये क्यों नहीं कह देते कि वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं थे, वो घुसपैठिए थे, कोरोना ने उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया, भारत की समस्या सॉल्व हो गई। एक तरफ आप कहते हो कि कोरोना के आप जो पीड़ित थे उनके लिए मुआवजा लाएंगे, पैकेज लाएंगे, दूसरी तरफ कहते हो पूरी डेथ डिनाई कर दिया आपने। और जो राज्य इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, आज तक डेथ ऑडिट हुआ क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली सरकार 3 महीने से चिल्ला रहा हूं डेथ ऑडिट करो करो करो।
दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि आप एक एक डेथ को हम ऑडिट कर सकते हैं। सरकार है भाई, जब तुम एक एक घर में वोटर की पर्ची पहुंचा देते हो तो तुम कहां कौन मर गए इसका हिसाब नहीं लगा सकते तुम लोग? जब इतना बड़ा प्रशासनिक अमला है, सब कुछ साधन है, सब कुछ है, नियत की बात अब नहीं बची। अब तो यह आपराधिक मानसिकता है कि किसी तरह से इनको अपने देशवासी गवारा नहीं है, ना जिंदा ना मरते हुए। तो ये मौतों को जुटलाने का पूरा सिलसिला है। अब इसके ऊपर जवाब सवाल करना बड़ा बियॉन्ड हो गया है। पर ये एक बात का एक्सक्यूज लेते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने भी तो यही किया जो इन्होंने किया। आज की बयान के बाद में इनके किसी भी बयान का रेफरेंस लेने तक की जरूरत नहीं है। आपराधिक रूप से झूठ बोलते हैं ये लोग, हर चीज को डिनाई करते हैं और आपराधिक रूप से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। आप सोचिए कि ये कोई गलती नहीं थी, कि ये कोई संयोग नहीं था कि प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में मरते हुए लोगों के बीच में रैलियां कर रहे थे। वो एक नेचर है, एक नेता का नेचर है, वो पूरी पार्टी काडर के अंदर दिखाई पड़ता है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बीरेन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भाई बीरेन जी, मैं जब ये बयान देखा तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मुझे याद है कि कोरोना काल में सैकड़ों हजारों लोगों तक आप पहुँचे, आपने ऑक्सीजन दिलवाई, लोगों को भर्ती कराया, इंजेक्शन दिलाए, दवाएं दिलाई। वो बयान सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ भारत सरकार के एक मंत्री का, सीनियर मिनिस्टर का सदन में, कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? देखिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान था ये बड़ा हतप्रभ करने वाला है और आश्चर्य में डालता है कि क्या यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि जनता बिना ऑक्सीजन के मर गई और सरकार के पास आंकड़ा कहता है कि साहब हमको राज्यों से जो मिला उसमें कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई तो आधी आधी रात को ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर जो लोग खड़े थे और पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जिनका चालान किया, पूरे देश में, प्रदेश में मुकदमे हैं, वो लोग कौन थे? वो किस प्रांत से और देश से आए थे? क्या वो बाहरी थे? और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा दुख होता है कि इतने इतने लोग मर गए हम लोगों की आंखों के सामने, सड़क पर तड़प तड़प के मर गए, एम्बुलेंस में मर गए और लोग अस्पताल में बेड नहीं मिला, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। और आज ये बात आती है कि साहब ये तो कुछ था ही नहीं, मुआवजा नहीं दिया, कोई मरहम नहीं लगाया, लेकिन मौत को भी इस तरह से नकार दिया। आपने देखा कि कोरोना काल में लोग पैदल चले, भोजन, पानी, नौकरी, पढ़ाई, अस्पताल, दवा, बेड, ऑक्सीजन, मौत सर्टिफिकेट, शमशान, क्या क्या बातें नहीं आई। यह सब चीजें ही तो रही, सबकी कमी पड़ गई, हर चीज कम दिखी। ये कहते हैं कि साहब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन पूरे देश में 3095 MT का एक दिन का औसतन सामान्य खपत है, तो 9000 मीट्रिक टन की डिमांड कैसे पहुंची? और फिर ये जमशेदपुर से टैंकर चल रहा है, वीडियो आ रहा है, ट्रेन भागी जा रही, रूट खोला जा रहा है, और आज उत्तर प्रदेश में, आज देश में इतनी सप्लाई की जा रही है। नए शमशान क्यों बनाने पड़े? आपको याद होगा कि शमशान भी छोटे पड़ गए थे। गांव में इतने लोग जो मरे हैं, आज जो ये करोड़ों लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, क्या वो इस सच्चाई को हजम कर पाएंगे कि जो सरकार का आंकड़ा है ये सही है कि झूठ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारी याददाश्त इतनी छोटी हो गई इस प्रदेश के लोगों की कि उन्हें अपने लोगों के मौत का दर्द और गम वो इतनी जल्दी भूल जाते हैं? वो ये बात भूल गए कि किन अभावों में लोग सड़कों पर मरे हैं, दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, अस्पताल में एडमिशन के अभाव में। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है किस तरह की महामारी थी, लेकिन इनको बंगाल से और बिहार से और मुंबई से बात करने से फुर्सतें नहीं मिलती, महाराष्ट्र से। अब वोट लेंगे ये हमारा आपका, और जब पूछो बताएंगे महाराष्ट्र देखो, बंगाल देखो। अरे ये भी कोई बात है? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन इनको अपने मंत्रियों के मरने का भी जो है नहीं ध्यान है। इनके विधायक मर गए, उनका ध्यान नहीं है इनको ध्यान ही नहीं है, तो आप कैसे याद दिलाएंगे? सरकार चाहती है कि हमारी आलोचना न की जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते साहब विपक्ष नहीं है, वो बात नहीं करता। संजय सिंह ने आज विपक्ष को जो हथियार दिया है, जो मुद्दे कागजों के साथ उठाते हैं, उसने विपक्ष को बड़ी मजबूती दी है, सरकार को बड़ी चुनौती दी है। सरकार के अफसर उनका जवाब देने से परेशान रहते हैं, वो दे नहीं पाते। अगर अभी आप बात कह रहे थे हमारे एक साथी कि भाई सर्वे कर लीजिए,
अभी महेश्वरी साहब ने भी कहा कि भाई घर घर पर्ची पहुंचाते हो वोट मांगने के लिए, तो मौत कैसे हुई ये नहीं पूछ सकते हो? देश में दुनिया में तमाम मशीनरी है, संगठन है, उससे आप पता कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकारी कागजों में आप बताते हो कि साहब दिन रात आंकड़े बता रहे हो, काम हो रहा है, आदमी सोचता है विकास हो रहा है और अपना देश बदल रहा है, यहाँ तो पूरा खा पी के बराबर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बीरेन जी। लेकिन एक चीज़ बता दें कि फिर ये 4 साल बेमिसाल का जो नारा है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे नहीं बना है। इन्हीं आंकड़ों को छुपा कर इन लोगों ने बेमिसाल काम किया है। क्योंकि जो बेमिसाल होते हैं उनकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं दी जा सकती, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा जा सकती। लेकिन इस शब्द के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, कितने लोग सवाल कर रहे हैं, इस शब्द को खिलवाड़ न बनने दीजिए। बेमिसाल उत्तर प्रदेश तब बनेगा जब हम अपने लोगों के दुख दर्द को बांटें। जिनके घरों में मौत हुई है उनके घर में एक पैसा मुआवजा राहत नहीं दिया गया, उनको दीजिए। कब देंगे? जब चुनाव आएगा तब, जिससे लोग याद रखें, क्योंकि यहाँ लोग भूल जाते हैं ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन एक चीज़ जान लें कि कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिंदगी में, वो कभी मुआवजे से नहीं भर सकती। जितना भूलो जीवन भर उतना याद आएंगी। तो अगर सरकारें इस बात को सोच रही हैं कि वो इस तरह से घावों पर मरहम भर कर वोट ले लेंगी, तो ये मुगालता है, इस पर वो ज़्यादा प्रसन्न ना रहें। बहरहाल हम लोग जिस व्यवस्था को अपनी आंखों से देखे हुए हैं, उस सच्चाई को कोई झूठला नहीं सकता। मेरे मित्र हैं संजीव मिश्रा जी बैठे, उनकी मजबूरी है, राजनीतिक सत्ताधारी दल में है, अपनी सरकार को डिफेंड करना बनता है उनका। लेकिन उनके भी तमाम रिश्तेदारों को परेशानियां आई होंगी, मित्रों को आई होंगी। बीजेपी के तमाम सारे संगठन के नेता मर गए, उनके माता पिता मर गए, तमाम पदाधिकारियों के, उनको परिवार रिश्तेदार वालों ने धिक्कारा। वो कहाँ जाए, किससे जाए कहने, कोई सुनने वाला नहीं था। आज आंकड़ों में सरकार ने सब खत्म कर दिया। अरे ये ऑक्सीजन तो प्रकृति की देन है, पता नहीं क्यों ये महामारी आई जिसकी वजह से ये संकट बना, नहीं तो ऊपर वाले ने तो सबको बराबर बांटी है। और जो झूठ बोलेंगे शायद उनके जीवन में कमी कर दे ऊपर वाला। कुल मिलाकर जो लोग आज बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं देश में विकास पर, और देश को, प्रदेश को कि हमने नंबर 1 बना दिया, हमारे यहाँ सब अमन चैन है, सब सुखी है, वो अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने जनता से कैसा व्यवहार करते हैं सुनिएगा। कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, और ये झूठे लोग हैं, ये सच्चाई से नहीं मिलते, और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं ये दुनिया वाले, जो होली में भी गले अपने भाई से नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी जानकारी के लिए। और अब हम आपको सीधे लखनऊ के उस गांव में ले चलते हैं और उस बदनसीब परिवार से मिलाते हैं जिसने अपने परिवार के 1-2 नहीं 7 सदस्यों को खोया है। हम सीधे आपको ओंकार सिंह के यहाँ ले चलते हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अनूप, आप उनके परिवार से बात कीजिए, उनकी क्या वेदना है, उनकी क्या परेशानी है, और अब 2 महीने के बाद वो किन तकलीफ़ों के बीच गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो उनकी मौतों को झुठला दिया है। सर बिल्कुल, मैं इस वक्त इमलिया के ओंकार सिंह यादव के उस घर में हूँ जिस घर ने अपने 1-2 नहीं 7 लोगों को खो दिया। इस घर के जो 4 बेटे थे वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। इसके अलावा 2 बेटियां और जो बुजुर्ग माँ थी वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। मेरे साथ इस घर में जो मृतक रहे हैं निरंकार, उनकी पत्नी सीमा सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा जो विजय सिंह हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी पत्नी कुसुमा देवी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूँगा। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं हुई, किस तरह कैसे मौत हुई थी आखिर आपके पति? ऑक्सीजन ही की वजह से हुई। वो तो बार बार चिल्लाते रहे कि हमको ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं बढ़ाया। वो 2 बजे रात में उनको ख़त्म हो गई थी ऑक्सीजन 24 को। वो हमने उनको 10-15 मिनट इतना दबाया, इतना पेट के बल लिटाया, उल्टा दबाते रहे खूब।
पीठ वीठ, फिर उसके बाद जब उनको नहीं दिक्कत हुई तो फिर सीधे हो गए। सीधे हमने सीना बहुत उनको दाब दाब के परेशान हो गए। तब भैया प्राइवेट लाए, तब तक के जो है वो डॉक्टरों ने अपना लगा दिया। लगाने के बाद सुबह फिर उनकी तबीयत फिर गड़बड़ हो गई 8 बजे। वही तो वही बोल रहे हैं बार बार हमसे कि ऑक्सीजन बढ़वा दीजिए। हम बार बार डॉक्टर से कह रहे थे सर ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, उनको बहुत दिक्कत हो रही। जरा सा आते थे बढ़ा देते थे। एक सिलेंडर में 5-5 6-6 पाइपें लगाए थे, लेकिन उनको जो है पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वो यही कह रहे थे कि भैया को बुलाओ, भैया हमको डांटे डॉक्टरों को तो हमको ऑक्सीजन पूरी तरीके से दे। लेकिन यहाँ माँ की मौत हो गई थी 2-2:30 बजे रात में, तो वो लोग भैया लोग यहाँ 2 लोग आ गए थे। वो हमसे बार बार जब भी डॉक्टर को बुला कर रहे थे कि अभी तो ये भी मिल रही है, अभी तो ये भी नहीं मिलेगी, तो और कस के उनको और उलझन अंदर से होने लगी। वो यही कहते रहे कि हमको ऑक्सीजन बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन डॉक्टरों ने उनको नहीं बढ़ाया। यानी ऑक्सीजन नहीं मिली है जी। फिर इसके बाद उनको एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगे मेरी तरफ, और वो मैं सर के पास खड़ी, जब डॉक्टर आए तो मुझको भगा के पैरों के पास चली गई। उसके बाद 2-3 बार अपना पैर हिलाया, बस मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कर पाई सर। सर मेरे साथ विजय सिंह की जो बेवा हैं कुसुमा देवी, वो भी मौजूद हैं। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? हमारे घर के सभी लोग ऑक्सीजन की कमी से गए, 7 लोग ऑक्सीजन की कमी से गए हैं। किस किस की मौत हुई? विजय कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, निरंकार, सत्यप्रकाश और उनकी बहनें शैल कुमारी, मिथिलेश और माताजी कमला देवी। क्या दिक्कत रही, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? हॉस्पिटल में थी नहीं ऑक्सीजन, 1 सिलेंडर था, उसमें 5 लोगों को लगाए थे। पतली सी पाइप जो है सबके बेड उसमें जो है पतली पतली जोड़ के सब जो है उसी से थोड़ा बहुत जा रही थी, और सब चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन बढ़ाओ, किसी को नहीं मिली। और 1-2 दिन का अंतराल के बाद सभी 7 के 7 लोग ख़त्म हो गए। माताजी तो घर पर ख़त्म हुई, लेकिन और सब भाई बहन जो है हॉस्पिटल में ही ख़त्म हुए। तो सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, जो रिपोर्ट पेश की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। नहीं सर, ऑक्सीजन की वजह से ख़त्म हुए हैं सब लोग ऑक्सीजन से परेशान थे, सब लोग परेशान थे। सब अनूप, इनसे पूछिए कि इनका जीवन अब कैसे चल रहा है जब इनके पतियों की मृत्यु हो गई। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर ने कहा, तब भी डॉक्टर की दया नहीं है। ये बताइए, आप लोगों ने जो है घर के जो भी कमाऊ लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, अब नहीं है, तो आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर के बच्चे कैसे पल रहे हैं? कैसे स्कूल चल रहा है? कैसे जो है खाना पीना चल रहा है आप लोगों का? सर मेरा तो ऐसे रिश्तेदार जो आते हैं थोड़ा बहुत उनको फ़ोन पे बता देते हैं, जब कहते हैं कि क्या नहीं है तुम लोग उन्हीं से बता देते हैं तो वो लोग तो दे देते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस, अभी बड़े वाले बेटे के हैदराबाद में पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस का मैसेज आ रहा है, अभी सर से बात भी हो रही है उससे, तो उसकी 1 लाख रुपए 6 महीने में पड़ती थी, साल का 2 लाख रुपया पड़ता था। पिछली बार हम लोगों ने पैसे इधर उधर से लेके जमा कर देते, अब हम लोग जो पैसा था वो हमने दवाई में लगा दिया। अब सर आप ही लोग बताइए कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं। बुजुर्ग ओंकार सिंह जी हैं आपके यहाँ सीनियर, तो ऐसे में खर्चा कैसे चल रहा है, वो कैसे कर रहे हैं बहन? खुद 3 लड़कियां हैं, तो उनको देखें कि हम लोगों को देखें, आप ही बताइए। हम लोगों के पास थोड़ी थोड़ी खेती थी, उसी से जो है अपना इधर उधर कमा के खाने पीने को खेती में हो जाता था। और हम लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड हैं दोनों लोगों के, तो और वो कंट्रोल में मिलता था गेहूँ और चावल। जी अनूप, बहुत धन्यवाद आपका इनसे बात करवाने के लिए। इनके पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या जीवन जी रहे हैं लोग, किस विपत्ति में हैं। कई बार तो लगता है कि सरकारें कितनी हृदय शून्य होती हैं, कितनी पत्थर दिल होती हैं। आपने सुना इनके घर की क्या हालत है, जब इनका पति इनके सामने दम तोड़ रहा था, इस महिला की क्या हालत थी। अगर हम कैमरा हटा नहीं लेते तो शायद ये फूट फूट कर रोने लगते हैं परिवार। बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के पैसे तक नहीं है, इस गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं लोग। और सरकारें एक गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं कि ऑल इज वेल, कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा। इनके घर के लोग ऑक्सीजन की कमी से इनके सामने मरे हैं, 1 तो नहीं 7 लोग। इनकी पीड़ा को कोई सुनेगा?
क्या आपके लिए राजनीति ही सब कुछ है? क्या आपके लिए सरकार में बने रहना ही सब कुछ है? क्या यही भारतीयता है? यही भारतीय संस्कृति है? यही हिंदू संस्कृति है? और यही डेमोक्रेसी है? यही जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाला हमारा संविधान है कि हमें अपने रोते लोगों की पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं है कि किन तकलीफ के बीच ये लोग जिंदा रहते हुए भी मर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं इनकी तकलीफों को बताते हुए। संजीव मिश्रा जी, क्या आप इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि आप इतना हृदय शून्य हो गए हैं कि आपको इनकी तकलीफें का एहसास नहीं है? मैं तो अपने को किसी तरह रोक लिया, लेकिन आप सोचिए, इनकी तकलीफ को सुना आपने उस महिला की? नहीं, सरकार पीड़ित परिवार के तकलीफ़ों के साथ में है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश के शासन से तक आपकी बात पहुंचा कर कम से कम जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं इस समय है, उनके लिए उनके दुख दर्द को जल्दी दूर आपने किया सुना जाए। ऑक्सीजन की कमी से कैसे उनके पति ने उनके सामने दम तोड़ा? ये उनके निश्चित रूप से बयान मैंने सुने। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनको जल्दी से जल्दी मदद पहुंचा उसके सकूं। बच्चे की मैं फीस नहीं जा रही है, पता है, उसका स्कूल निकाल देगा। मैं आपसे पीड़ित परिवार और भी जो आपके पास लोगों के मैं सिर्फ एक दो लोगों की तकलीफ मेरे जी। दोस्त नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे प्रदेश के लोगों की तकलीफ है। हमसे और आपसे ही तो समाज है ना। बिल्कुल। और जब समाज होगा तभी तो राजनीति होगी, तभी राजनीतिक दल होंगे। क्या हम अपने बहनों भाइयों को मरने के लिए छोड़ दें? आप ये चाहते हैं? इन पीड़ित परिवारों को तक मदद पहुंचाने का काम सरकार का है और सरकार करेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी जानकारी में जो है, जैसे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर में भी है। बताओ इस परिवार को क्या मिला? ये तो राजधानी लखनऊ में शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर है, जिनके गार्जियंस नहीं रहे। आप मुझे बताओ, 7 किलोमीटर की दूरी पर इमलिया गांव है, ज्यादा नहीं 7 किलोमीटर। इन तक आपकी सरकार नहीं पहुंच पाई? नहीं, अगर आपके संवाददाता हो वहां पर लाइव बात कराया हूँ, कोई मंगल ग्रह थोड़ी भेजा हूँ। कोई सरकार का प्रशासन का व्यक्ति उन तक पहुंचा कि सस्पेंड कर दो अपने कलेक्टर को और चीफ सेक्रेटरी को, तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर ये लानत है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑन एयर ये बात हो जाएगी और निश्चित रूप से। ओके, उदयवीर सिंह मुझे बताइए, लोगों की पीड़ा का एहसास कीजिए, उनकी पीड़ा से खुद को जोड़िए। राजनीति ही सब कुछ नहीं है। विपक्ष होने के नाते आप भी जाइए, पहुंचिए, मिलिए, आवाज उठाइए उनके गमों की। आपने देखा ओंकार सिंह यादव की फैमिली की तकलीफ, बच्चों के इलाज के पैसे तक नहीं है, उनके एजुकेशन के लिए पैसे तक नहीं है, भूखों मर रहे हैं लोग। ब्रजेश जी, ये बात और पहले से, जो पहली वेव आई थी तब से समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने जिन मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ा था, बिना संसाधन, उन्हें चलने के लिए भी कोई साधन उपलब्ध नहीं हुए, दिल्ली से लेकर बिहार तक सड़कों पर लाइन लगी थी जो आदमियों की, जो टूट नहीं रही थी। हमारे सीमित संसाधनों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को तब भी कहा था, पार्टी ने भी अपने कोष से जो मदद संभव थी की थी। और आज भी हमारा मानना है कि मानवता के नाते समाजवादी पार्टी के ही नहीं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सबको यथा संभव मदद करनी चाहिए। लेकिन ये कल्याणकारी राज्य है, ये राज्य जिम्मेदारी लेता है अपने नागरिकों की। मूल अधिकारों के माध्यम से उनके जीने के अधिकार को, उनके स्वास्थ्य के अधिकार को उनको देने का वादा करता है। पर आज तक तो इन गरीबों तक सुप्रीम मदद कोर्ट नहीं कह रहा है पहुंची। मदद करिए जो लोग खत्म हो गए उनके कोरोना परिवारों झेला, की। अपने परिवार गंवाया, सरकार की क्या ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, और इनको भाजपा 2 पैसे प्रवक्ता की को ये कोई भी मदद बताना नहीं, चाहिए। 2 पैसे की कोई मदद करने वाला नहीं। किस बात की सरकार है? नहीं, मैं कह रहा हूं, सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। सरकार तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने की बात करती है, तो उसे ये बताना चाहिए कि वो मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। सरकार किसी एनजीओ की तरह बात नहीं करती जी कि हम कोशिश करेंगे, सबको करना चाहिए, सोचना चाहिए। थैंक यू। ये तो नागरिक करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा 1000 बसें लगाकर मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया था। प्लीज डिबेट सिस्टमैटिक चलाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा हृदय रो रहा है, मतलब मन बहुत ही खिन्न है, क्योंकि लोगों की तकलीफों का अंत नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि चलो किसी तरह जीवन ठीक हो गया होगा, लेकिन जब मैंने इनके परिवार के भी उस वेदना को सुना तो उनके कानों में वो शब्द मुझे अभी भी गूंज रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोग क्या करें।
ब्रजेश भाई, एक बड़ी पुराना सा वो था ना, शेर था, कहते हैं कि वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, और माथे पे जिसके गहरा चोट का निशान है। आप एक चीज को देखिए, आपने तो एक परिवार की बात की, हृदय रो गया। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख गांव हैं। अगर आप एवरेज 20 का भी हिसाब लगा लीजिए तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और उसमें से अधिकतर लोग बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं। हर जगह पर यह स्थिति है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य विपक्षी दल हो, या भाजपा के भी कुछ इंडिविजुअल हो, मैं मना नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि भाजपा के इंडिविजुअल लोगों ने नहीं मदद की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर एक सर्वे कह रहा है कि 60 से 70 लाख आपने उस महिला की बयान सुना किस तरह से उसके पति ने उसकी आंख के सामने मैं नहीं बोल पाऊंगा सर उस पर, इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि हर तीसरी उस महिला का बयान है। तो क्या आप रेणु सिंघल के बयान को नहीं आप उसमें करेंगे, इस महिला के बयान को नहीं? आप डिबेट नहीं कर सकते हैं अगर इस तरीके की आप बातें आप उठाएंगे ना। मैं आपको बताऊं, हर तीसरे घर का, जिस घर में कैमरा ले जाइए उस घर में यह स्थिति आएगी। मैं आपसे एक बड़ा दूसरी प्रश्न कर रहा हूं, आपके जरिए, चूंकि आपके लोग चैनल को लोग देखते हैं, मेरा यह कहना है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो सब लोगों ने मदद की। प्रियंका जी ने भी मदद की है, मैं आपको बताऊं, बीवी श्रीनिवास ने भी मदद की, आप पार्टी का दिलीप पांडे भी बहुत आगे चला था दिल्ली में, ऐसी बात नहीं थी, बहुत स्पष्ट है। ये नाम इनका जो राघव था भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी की। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्थागत रूप से 60 से 70 लाख लोग जहां पे अनुमानित रूप से मर रहे हों और करोड़ों लोग जहां पर इन्फेक्टेड हों, वहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में मदद नहीं हो सकती, वहां पर पार्टियां मदद नहीं कर सकती, वहां पर आपको पार्टियां कार्यकर्ता दे सकती हैं। तो आप लोग ये उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? सर कौन, एक बात बताइए, कितनी बार पूछे? हम 100 बार जरूरत पड़े 100 बार सर, मैं 1000 बार पूछने को तैयार हूं। पूछते हैं, रोज पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी, आप फिर पूछो सवाल। मैं फिर आपसे, आप ही के जरिए पूछ रहा हूं, क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी बेशरम सरकार है, निकम्मी सरकार है, कि क्या इनको ऐसे जो आपने आज दिखाया है, हर गांव की ये पीड़ा है, हर गांव की ये वेदना है, क्या उन लोगों के पास मदद नहीं पहुंचेगी? क्या उन लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा? आप लोग टाइम मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देते हैं, कहते हैं करोड़ों के एडवर्टीजमेंट देकर के कि कोरोना काल बहुत अच्छा गया, हमने बहुत अच्छा मैनेज किया। योगी जी की ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ की। आप संजीव मिश्रा, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, संजीव मिश्रा लेकिन जो बात सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत इस तरीके की बात कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी मदद कर दी। अरे 80 करोड़ लोगों को अन्न पहुंचाया पिछली लहर में। ये शर्म की बात है, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है संजीव मिश्रा। लाशों पर राजनीति करना बंद करो। लोगों की बहुत दिन लाशों पर राजनीति 80 करोड़ गरीब कर दिए, उत्तर प्रदेश में सब बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार हो गए। आपने कोरोना काल में, कोरोना काल से पहले ही लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों के काम धंधे छीन लिए, नोटबंदी से काम धंधे छीन लिए, जीएसटी से काम धंधे छीन लिए, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगा करके लोगों को लूट लिया। आपकी लुटेरों की सरकार है, और आपने जो लूटा हुआ धन था वो पता नहीं किसके जेब में, किस शाह के और किस शाहजादे के जेब में दिया। जनता की जेब में आपने 1 रुपया नहीं दिया, जनता की जेब में आपने 1 रुपया नहीं दिया। ये शर्मनाक बात है। 1 लाख गांवों में कम से कम 20 लोग हर गांव में मरे हैं। आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितने लोग मरे हैं। आप कांग्रेस को कोसिए, आप कांग्रेस को कोसिए, लेकिन अगर आप गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते, अरे छोड़िए लल्लू पप्पू को, छोड़िए लल्लू पप्पू की जो बात कर रहे हैं, और ये जो फेंकू और तरीपार काम करते हैं, और ये जो फेंकू तरीपार और छोटा फेंटा काम करते हैं, इन पर भी जरा बात नहीं प्लीज। क्या बात जी, आप सीनियर हैं, किंतु हम लोग वैभव महेश्वरी के लिए थैंक यू, शुक्रिया संजीव मिश्रा, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार, आप लोग लुटेरे हैं और कुछ नहीं। सुरेंद्र जी आप संयम रखें। थैंक यू संजीव जी। ओके, सिर्फ वैभव महेश्वरी बोल रहे हैं। वैभव महेश्वरी, जब मैं इस महिला से बात कर रहा था उसके बाद बड़ी तो बातें, मेरा मन रो रहा था इस बात के लिए कि किस प्रकार की पीड़ा, कैसी परेशानी, किस विपत्ति, किस गरीबी के बीच जिस परिवार के साथ लोग खत्म हो गए हों, मर गए हों, कैसे उनका परिवार चल रहा होगा,
क्या हम इतने निष्ठुर हो गए, हमारी राजनीति इतनी पत्थरदिल हो गई कि हम अपने लोगों की मदद के लिए भी नहीं खड़े हो सकते? हमारे लिए राजनीति और सत्ता ही सब कुछ है। ब्रिजेश जी, ये तो बस एक परिवार था जिसकी वजह से, जिसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा था उन 50 लाखों लोगों का। आपने उस महिला की बात सुनी, किस तरह से उसके पति ने उसके सामने दम क्या कहें, मतलब कितने हमारे दोस्त, और आज उनके घरों में महिला से सरकारों को माफी मांगनी चाहिए। कमाने वाले चले गए और पीछे रह गए वो लोग जिन्होंने अपनी परिवार की जमा पूंजी भी अस्पतालों में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1-1 लाख रुपए दे देकर चुकाई है, और एक एम्बुलेंस को 5-5 किलोमीटर चलने के लिए 25-25 हज़ार रुपए देकर वो लोग रह गए पीछे अपने कर्जे चुकाने के लिए, और अपने जो कमाने वाला चला गया उसके बिना अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आखिर क्या बात है जो इतना एरोगेंस इनके अंदर कि आज बड़े साफ साफ कह दिया कि कोई भी मरा नहीं। क्या अगर मरा नहीं तो ये दस्तावेज क्या है जो मैं लेके बैठा हूँ? ये करीब 100 पन्ने के मैं वही पूछ रहा हूँ कि पब्लिक ये दस्तावेज हैं, पब्लिक 100 पन्ने के दस्तावेज इसका लेकर मतलब बैठा हूँ। इसका मतलब ब्रिजेश जी ये है कि मैं सरकारों को चुनौती देता हूँ कि आओ डिबेट कर लो, मैं बताऊंगा कितनी मौतें हुई। डिबेट के स्तर से तो बहुत पार जा चुके हैं, बहुत पहले डिबेट क्या करेंगे, लाशें बिछ गई थी। और आपको पता है कि हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी कि ऑक्सीजन से कमी से मौतें नरसंहार हैं। ऑक्सीजन की ट्रेन का एक ड्रोन शॉट बार बार दिखाते थे, कभी झंडी दिखा रहे हैं, कभी उत्सव मना रहे हैं कि 5 टैंकर उसके ऊपर लदे हुए हैं, पूरे देश में ऑक्सीजन की भरमार कर दी है। लेकिन ये जानना पड़ेगा कि आखिर इतनी एरोगेंस इनके अंदर आ कहां से रही है। क्या ये फिर सोच रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे सब कुछ मैनेज कर लेंगे, अकाउंट में कुछ कुछ पैसा डाल देंगे, किसी भी तरह से झूठ सच फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर देंगे, दंगे फैला देंगे, कुछ भी करवा देंगे? इतनी एरोगेंस कहां से आ रही है कि आपने अपने देश के अंदर बिछ गई लाशों को झुठला दिया? इतनी एरोगेंस आखिर कहां से आ गई? कौन सी एजेंसी से जांच कराएं? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एजेंसी से इनकी जांच करवाई जाए और किस तरीके से वो आंकड़े इनके तक पहुंचाए जाए, क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। दिल्ली सरकार एक कमेटी बना के जांच करना चाहती है कि भाई एक एक घर में जी हम बता के दे सकते हैं कि एक एक घर में कितनी मौत हुई, क्या उसके पास। तो आप डेथ ऑडिट करके रखिए देश के सामने ना, बताइए। एक कमेटी बनाई और इन्होंने अपने एलजी से उस कमेटी को खारिज करा दिया। उसके बाद सदन में कह रहे हैं कि वहां पर से कब कोई आंकड़े नहीं दे रहा। उदयवीर सिंह जी, इस बार के चुनाव में उदयवीर सिंह जी, इस बार के चुनाव में कोरोना की त्रासदी और ये हजारों लोग जो मारे गए, सिर्फ कोरोना की ये त्रासदी इस बार चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है उदयवीर सिंह जी? देखिए, चुनावी मुद्दा हम चुनाव के पर्पज से नहीं कह रहे, ये तो जनता की पीड़ा है जो चुनाव में आनी है। सवाल यह है, आप 5,000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में 5,000 का मिल रहा था, और 5 किलो अनाज दे के बात कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी क्रांति कर दी, हमने जो लोगों की समस्या सुलझा दी, यह इनकी उपलब्धि है। इस तरह के आपराधिक सोच के लोग ही बोल सकते हैं। कोई संवेदनशील व्यक्ति, इतनी दवाइयों की ब्लैक हुई, इतनी ऑक्सीजन की ब्लैक हुई, 5 किलो अनाज दे दिया, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की सोच रखने वाले तो क्या इन मौतों को भुला दिया जाएगा? खिलाफ जनता की इन मौतों को भुला दिया जाएगा? घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, सारे घोटालों में इन मौतों को उदयवीर जी भुलाया जाएगा? भाजपा के लोग भूल सकते हैं, जिसका गया है वो कैसे भूलेगा? जिसका गया है वो कैसे भूलेगा? अगर मेरा मित्र गया है, मेरा परिजन गया है, आपका गया है, आप कैसे भूलेंगे? ओके वैभव, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि तीनों घोटालों में और मजाक उड़ाएंगे। अभी पहला कोरोना आया तो ऑक्सीमीटर का घोटाला कर लिया, दूसरा कोरोना आया तो 55,000 के ऑक्सीजन के सिलेंडर। अरे भाई, जब इतनी सारी ऑक्सीजन थी तो आप 50-50 हजार के सिलेंडर क्यों खरीद रहे थे डीएम साहब, सीएमओ साहब? और तीसरा भी घोटाला सामने आया, हमने ही खोला है कि अभी तीसरी लहर के मद्देनजर जो आप खरीद रहे हैं वो वेंटिलेटर में आप घोटाले कर रहे हैं। मैंने लोकायुक्त में जांच के लिए अप्लाई किया है, आप देखिए उसके अंदर क्या होता है। संजीव मिश्रा, क्या आपकी सरकार माफी मांगेगी उत्तर प्रदेश के उन लोगों से कुछ आंकड़े जिन्होंने अपनों को गंवाया ऑक्सीजन की किल्लत से? ये केजरीवाल की दिल्ली की सरकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में अरे दिल्ली की सरकार होती तो कुछ दे पाते, आंकड़े की बात करो तो तथ्यों के आधार पे करो, हवा में मत बात करो। अभी ये जो संजय सिंह वहां से आते हैं और ये हो गया वो हो गया, अरे आंकड़ों की बात करो। अरे अभी वेंटिलेटर है हुआ है, इसका कोई मतलब है। WHO ने दिया, ऐड छपवा रहे हैं अपने। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बहन भाइयों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग अप्रैल और मई महीने में इस भयानक नरसंहार, मौत के इस खुले तांडव को भूले नहीं हैं। न तो लोग अपनी वेदना भूले हैं, न लोग अपनी तकलीफ भूले हैं, ना लोग अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को अपनी आंख के सामने ऑक्सीजन की कमी, बेड का अभाव, इंजेक्शन और दवाओं की कमी के कारण तड़प तड़प कर मरते अपनी आंख के सामने
लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश भूलेगा नहीं, याद रखिएगा। नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चला